नाजरीन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। हमारे साथ हैं कलीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर हैं। इन्होंने डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी और इकोनॉमिस्ट हैं। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी पे इनका बड़ा रिसर्च वर्क है। इनके आर्टिकल्स छपते हैं पूरे जो दुनिया में जर्नल्स हैं बड़े बड़े उनमें। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है और पूरी जो यूरोप है, मिडल ईस्ट है, एशिया है, दुनिया भर की इकोनॉमीज़ पे इनकी नज़र है और बड़ा रिसर्च वर्क है इस पे। हमारे साथ यासिर अराफात साहब हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं यूके पीएनपी यूरोप जोन के। टिक्का खान ताहिर साहब हैं, ये हमारे सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के। तो आज हमने जो टॉपिक रखा है कि क्योंकि इकोनॉमी जो होती है किसी भी मुल्क, किसी भी जो आप कोई भी फर्म हो, कोई भी इदारा ले लें, उसकी बैकबोन होती है। इकोनॉमी में ही आपकी सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं। एक अरसा था कि जब कहा जाता था कि जिसके पास ज़्यादा वेपन्स होंगे उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था, लेकिन ग्रेजुअली वो कंसेप्ट है बिल्कुल चेंज हो गया। क्योंकि हथियारों के ज़रिए आप जंग किसी को की तबाही तो ला सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन शायद आप उसकी डेवलपमेंट में उसको जो है ना जो मॉडर्न जो तकाज़े होते हैं लोगों को उसकी के मुताबिक बेनिफिट्स देना, उनको एम्पावर करना, वो शायद आपके बस में नहीं होता। तो इकोनॉमी को इसीलिए कहते हैं कि बैकबोन होती है। और जो जिन मुल्कों की स्टेबल इकोनॉमीज़ हैं, तो आप देखिए कि वहाँ लोगों का जो लाइफ का स्टैंडर्ड है तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हम जिस जगह अभी बैठे हुए हैं, जिस मुल्क में, स्विट्ज़रलैंड की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास कोई जो है ना एटॉमिक वेपन्स नहीं हैं, कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमीज़ बहुत अच्छी हैं। और दुनिया में जहाँ भी आप देखिए कि जो इनका होता है स्टैंडर्ड होता है कि कौन से मुल्क का लाइफ स्टैंडर्ड कितना अच्छा है नहीं है, तो उसमें ये हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इनका पहला दूसरा तीसरा नंबर होता है। और हर सेक्टर को देखा जाता है, ये नहीं होता है कि उस मुल्क में पैसा कितना है, बल्कि उसमें एजुकेशन, उसमें हेल्थ सेक्टर और लोगों को जो फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर सारा कुछ देखा जाता है कि कितनी उसमें कम अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को कितने राइट्स हैं, तो रूल ऑफ लॉ कितना है, हर चीज़ को कंसीडर किया जाता है। तो उसमें इन्हीं मुल्कों का पहला दूसरा तीसरा नंबर होता है। तो आज हम इस हवाले से कुछ किस्मत हैं कि हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं जो जिनका इकानमी के हवाले से बड़ा रिसर्च वर्क है। सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब है, इनका एक अपना पॉलिटिकल बहुत लॉन्ग इनकी स्ट्रगल है एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़। सेकुलर इन्होंने अपनी आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए कश्मीर के अंदर और पूरे उस साउथ एशिया रीजन में अमन के लिए इनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं। और इन्होंने हमेशा ये जो बंदूक बरदार हैं, जो मज़हब को एज ए कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनको हमेशा इन्होंने अपोज़ किया। और ये आज जो जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं या जो पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन में जो एरिया है, तो उसमें जो भी प्रोग्रेसिव वाइज चीज़ हैं और रिसेंटली जो पीपल्स राइट्स की मूवमेंट है, तो ये यूके पीएनपी के जो स्लोगन्स थे, जो उसका मंशूर था, जो आइन था, जो 80s में 90s में दिया गया, आप देखिए कि लोगों ने वही मुतालबात उठाए पाकिस्तान से कि हमें जो है ना अपने जो रिसोर्सेज हैं उन पे उनकी ओनरशिप दीजिए, हमें अपना सेल्फ रूल होना चाहिए। और इस तरह की जो डिमांड्स उन्होंने रखी, तो ये बिल्कुल यूके पीएनपी का नैरेटिव या बयानिया है। तो उसी को शौकत साहब, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि जो दुनिया भर में आप देखें कि पहले 2008 में भी बहुत बड़ा रिसेशन आया था, दुनिया की जो इकानमी सुकड़ गई, लोग बेरोज़गार हो गए, बड़े बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई। तो यूक्रेन वार के बाद आपको पता है कि यूरोप की कंडीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली जर्मनी जो बड़ी इकानमी थी, जो इंडस्ट्री थी उसकी, उसको बैडली अफेक्ट हुआ वो भी, और पूरे यूरोप आप कह सकते हैं। तो इसमें हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ी हैं, ख़ास करके एनर्जी की, और जो खाने पीने की अशिया वो भी बहुत महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत शुक्रिया नासिर अजीज खान साहब। मैं तो आप सभी जो दोस्त अब आप जानते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ।
और एक्टिविस्ट होने के नाते दुनिया के अंदर जो भी तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ आती हैं, वो चाहे माशी हवालों से हों या जंगों के नतीजे में जो तबाही और बर्बादी आती है, उसको जंगों की इस तबाही से पहले ही हम एक तरह की फोरकास्ट करते हैं अपने तारीख के मताले से। जैसे जंग अज़ीम अव्वल हुई तो उसमें भी बेशुमार इंसानी जानों का ज़िया हुआ, बेशुमार वसाइल जो है वो तबाह बर्बाद हुए और नतीजतन दुनिया जो निस्बतन स्टेबल थी, दूसरे जंग अज़ीम के नतीजे में दुनिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी और हर घर में आप कह सकते हैं कि एक सोग और दुख का सा समा था, इसलिए कि पहली जंग अज़ीम ने भी बेशुमार इंसानों को अपने उस हवस जो जंगी जो वार मांगर्स थे उनकी हवस का निशाना बनाया और कई लोग लुत्फ़ अजर बन गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जंगें अगर ना हों तो ज़्यादा बेहतर है और वो जंगें जो नागज़ीर हैं वो होनी चाहिए और वो किस चीज़ के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, वो माशी नाहवारियों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, वो जहालत के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, वो तरक्की के लिए होनी चाहिए, वो दुनिया में अमन के क़याम के लिए होने चाहिए, दोस्ती, मोहब्बत और अख़वत के लिए होनी चाहिए। ऐसी जंगों की तो हम हमायत करते हैं, लेकिन वो जंगें जो दुनिया को तबाह करती हैं, उनकी मैशियतों को तबाह करते हैं, मौलियात पे बुरे असरात मरतब करती हैं, ऐसी जंगों से तो बचा जाना चाहिए, क्योंकि इस मालूम दुनिया के जो वसाइल हैं वो जो मायरीन मैशियत हैं उनके बकौल वो बहुत नाकाफ़ी हैं। अगर आबादी का ये तनासब बढ़ता रहा इसी तरह तो शायद अगर कोई और ऐसा कुर्रा न दरियाफ़त हुआ जिसमें लाइफ हो, जिसमें पानी हो, तो शायद ये दुनिया उनको पूरी तरह के से उनकी देखभाल करने के लिए इसके वसाइल नाकाफ़ी होंगे। लेकिन उन नाकाफ़ी वसाइल को भी जब हम जंगों की नज़र कर देंगे, मिज़ाइलों की नज़र कर देंगे और ऐसा असलहा जो ज़मीन से 200 300 फुट नीचे जाके भी तो मौलियात को ख़राब कर रहा है, तो आप ये देखें कि ये ज़मीन में पहले भी यानी अंदरून खाना जो माहिरीन मेटरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ज़मीन का मताला किया है, तो वो इस अमर की निशानदेही करते हैं कि ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, गैसेस बन रही होती हैं, कहीं लावे पक रहे होते हैं और जहाँ ज़मीन थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाती है तो वो लावे फट पड़ते हैं। और अब तो ये पेशन गोई भी हो चुकी है कि अरब जो ख़ास करके अफ्रीका का एक कंटिनेंट शायद एक नया समुंदर बने और वो वहाँ से मूव करके तो साउथ एशिया की तरफ चला जाए। और ये ज़मीन की तब्दीलियाँ भी ज़ाहिर है कि इंसानी ज़िंदगी को या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन पे उन पे बुरे असरात मरतब करते हैं। तो आज देखिए एक दौर था कि लोग आमतौर पर जब इन बातों का ज़िक्र करते थे तो अक्सर लोग कहते थे ये कंस्पिरेसी थ्योरीज है। लेकिन इस यूक्रेन की वॉर ने या हाल ही में जो दानिश्वरों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने जो फैक्ट्स दुनिया के सामने लाए हैं उनसे और फिर ख़ास करके अमेरिका के हालिया इलेक्शन और प्रेसिडेंट ट्रंप का बरसर इक़्तिदार आना, उससे बहुत सारी जो हकीकतें हैं वो आश्कार हुई है कि आज की स्टेट्स की जो भूख है वो कितनी बढ़ गई है और दुनिया में वो जो बहुत बुलंद बहंग दावे करते थे सिविलाइजेशंस के, तहजीब के, तमद्दन के, इंसानी हुकूक के, जमहूरियत के, तो कहीं ना कहीं आप आज ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि जमहूरियत तो आई ज़रूर, लेकिन उस जमहूरियत का जो फल लोगों को और दुनिया को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ भी ओलिगारिज्म जो है उसने फ़रोग पाया और प्रो पीपल एजेंडे को बहुत बैक पे रख के तो मल्टीनेशनल्स और ट्रांसनेशनल्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अपनी कौमों को जो है वो मुश्किलात और मसाइब में डाला। तो इस यूक्रेन वॉर के तो हम सारे ही लोग तजर्बा देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में रिसेशन है। आपने पिछला जिक्र भी किया कि 2007-8 में भी, लेकिन इस जंग के जो तबाहकुन असरात मरतब हुए, ये जो बहुत महशियतें जिनकी
नंबरिंग की जाती थी तो दूसरी तीसरी चौथी पे आती थी, वो बुरे तरीके से मुतासर हुई है। क्यों मुतासर हुई हैं कि यूरोप की जो एनर्जी का मेन सोर्स था वो रशिया था, और जब किसी खित्ते के अंदर, किसी कॉन्टिनेंट के अंदर एनर्जी क्राइसिस पैदा होते हैं तो उसकी जो मामूल की ज़िंदगी है वो भी मुतासर होती है। इंडस्ट्री का तो इन्हिसार ही एनर्जी पे है। और आज किसी को सुझा ही नहीं देता कि जो आइंदा आने वाले बुरहानात हैं वो कैपिटलिज्म के बुरहानात हैं, और कैपिटलिज्म के जो बुरहान हैं वो ऐसे बुरहान हैं कि जिसमें कई जगहों पे अब ये महसूस होता है कि इनमें कोई सुधार आने वाला नहीं है, और शायद दुनिया किसी एक नए इनकलाब से हमकनार हो। हम तो यही तवक्को रखते हैं कि जो इनकलाब हो वह इंसानों की भलाई के लिए हो, जिस तरह 1917 में जंग अजीम दोम के बाद जो सोवियत रशिया में जो इनकलाब आया, जिसे बोल्शेविक इनकलाब कहते हैं, उसके जो असरात दुनिया में हुए, और ये जो यूरोप है इसने अपने आप को उस इनकलाब के खौफ की वजह से जो रिफॉर्म्स की, और कैपिटलिज्म ने अपने अंदर एक गुंजाइश पैदा की कि हमें बहरहाल लोगों को कंसेशंस देनी होंगी, और उस कंसेशन के नतीजे में यहाँ सोशल सिक्योरिटी मिली लोगों को, यहाँ छुट्टी विद पे मिली, यहाँ मजदूर को एक यकीन दिलाया गया कि आपके जो भी फैक्ट्री के अंदर हुकूक हैं उन हुकूक में इजाफा किया जाएगा। वरना नहीं तो 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी का कैपिटलिज्म ऐसा था कि जिसके जबड़ों से खून टपकता था इंसान का। लेकिन उसके बाद जो आलमी सरमायादाराना निज़ाम है उसने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए, अगरचे वो ये नहीं कि उन्होंने कोई इंसानों पर तरस खा के, बल्कि उन इनकलाबों को रोकने के लिए, उनके रास्ते में मुश्किलात पैदा करने के लिए की। तो जहाँ ज़रूरत हुई तो जंगें भी की। और आप ये देखें कि पूरा अहद है जिसमें एम्बार्गो, ट्रेड की पाबंदियाँ, यानी एक तरफ तो खुली मार्केट के लिए प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरी तरफ कुछ मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने के लिए हमेशा वो एम्बार्गो की, जैसे ईरान कितने अरसे से जो है उस पर हर तरह की पाबंदी है। रशिया तो जब सोवियत यूनियन था उस वक्त भी वो पाबंदियों का शिकार था, और आज अब वो रशिया बन गया है, सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने जो आज भी किसी न किसी शक्ल में, मेरे नुक्ता नज़र से, मैं भी आप दोस्त अब आप उससे इत्फाक ना रखते हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरमायादाराना निज़ाम के जो अलमबरदार हैं वो उस रशिया से 1917 का इंतकाम आज भी किसी न किसी शक्ल में लेने के दर पे हैं, और वो अंदर का जो गुस्सा है वो उनका ठंडा होने को नहीं आ रहा है। जबकि अमेरिका अपनी पॉलिसियाँ बदल के ये कह रहा है कि अब दुनिया में अमन होना चाहिए, और यूक्रेन की वॉर के लिए जब अमेरिका भी कहता है कि ये वॉर जो है बहुत जाने ले चुकी है और अब मजीद जाने नहीं ली जानी चाहिए, लेकिन आप देखें कि यूरोप के अंदर जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो किस तरह रोज़ाना इस तरह सरगर्म अमल हैं कि जैसे किसी बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग के जो है, और यूरोप के लोग उठ खड़े हुए हैं अपने अपने हुकूमतों के खिलाफ कि आप जंग को बढ़ावा देने के बजाय अमन की तरफ, नेगोशिएशंस की तरफ, डायलॉग की तरफ जाएं। लेकिन अभी तक तो इस तरह के इज़ारात नहीं हो रहे हैं कि यूरोपियन लीडरशिप पे जो है वो अपनी इन पॉलिसियों को रिविजिट करने के लिए तैयार हो। इंडिया पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए कि ठीक है, अगर हम निस्बतन कहेंगे तो इंडिया ने बहुत तरक्की की है, इंडिया की इकॉनमी बहुत जो है वो मजबूत हुई है। पाकिस्तान उसकी निस्बत, चूँकि उसने हमेशा गुज़श्ता 76 सालों से उसने अपने आप को हमेशा हालत जंग में रखा, और उस हालत जंग में रहने की वजह से एक हिस्से ने तो उससे अलहदगी अख्तियार करके वो बांग्लादेश बन चुका। लेकिन जो बाकी मारा पाकिस्तान है उसमें भी कितने बुरानात हैं, कितने, सबसे बड़ा सवाल तो वहाँ नेशनल क्वेश्चंस का है कि जिसको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट नहीं तैयार हुई, तो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, और उन अलहदगी की तहरीकों में भी आए रोज़ कोई खुशखबरी तो नहीं मिल रही है, बल्कि लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। कितने हज़ार लोग जो है वो इन्फोर्स डिसअपीयर्ड हैं, और उनके वो रसा सड़कों पे गुज़श्ता 10 सालों से वो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं अपने प्यारों की
कि या तो हमें आप उनकी डेड बॉडीज दे दें, या हमें उन्हें जिंदा सलामत दे दें, या उनकी ज़िंदगी कि वो जिंदा हैं या नहीं है, इस दुनिया में हैं या नहीं है, इसकी ही इत्तला कम से कम दे दीजिए। जो अजाब है एक कंटिन्यूसली लोगों का मसलत है कि भाई उनके प्यारे जिंदा हैं या नहीं है। ये एक कश्मकश ऐसी है कि दिन पूरा लोगों को उम्मीद में गुजरता है, और हर रात जो है वो उनके लिए क़यामत का समा होता है। वो सो नहीं सकते, वो खा नहीं सकते, वो सिवाय पानी के अलावा लुक़्मा उतारना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और मैं चूँकि ज़ाती तौर पे भी मेरी फैमिली इस अमल से गुजरी है, तो मैं एतराफ़ कर सकता हूँ कि जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका जो है वो लख्ते जिगर जो है वो स्टेट ने गुम किया हो, और उसकी ज़िंदगी या मौत की कोई खबर उन तक ना हो, तो वो किस अज़ाब से गुजरते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हैं कि वो उनको कोई इसकी परवाह नहीं है कि उस मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों पे किस तरह का अजाब उन्होंने मुसल्लत किया हुआ है। यही हाल आप देखें, पहलगाम का हादसा हुआ, बहुत ही काबिल मजम्मत है, बहुत ही ट्रेजिक रहा, लेकिन उसके बाद जो लोगों के घरों को डायनामाइट करना कि कोई एक फर्द जो है वो किसी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज में है जिसको वो या टेररिस्ट है। लेकिन माँ बाप की तो कभी ये ख्वाहिश नहीं होती, फैमिली के किसी मेंबर की ये ख्वाहिश तो नहीं होती कि उनका बेटा किसी ऐसी बुराई में मुब्तला हो जाए। ये बुराई है, टेररिज्म में इन्वॉल्व होना ये एक सोशल इवल है, बुराई है। मजहब ने तो ना कभी ये कहा किसी को कि किसी बेगनाह पे आप हमला करके उसकी ज़िंदगी छीन लें। तो ये तो सारी मजहबी तालीमात के भी, वो इस्लाम हो या कोई भी मजहब हो, वो तो हमेशा दूसरे की बका की बात करता है और तबलीग को और तरगीज़ पे यकीन रखता है। उसने तो कुरान में तो वाज़े लिखा हुआ है कि ला इक्राहा फिद्दीन। फिर कोएग्जिस्टेंस के लिए जो है वो लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि भाई आपका अपना दीन मेरा अपना दीन, हमें हमें एक दूसरे के साथ बातचीत इंसान को एग्जिस्ट करना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। हमें खुदा के वजूद और पे लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। खुदा तो हमारे मानने और ना मानने से बलातर है, ये मजहबी फिलोसफी है। लेकिन फिर आप अल्लाह के नाम पे ही लोगों को कत्ल आम करें, जिसको ये भी समझते हो कि ये सारे इंसान उसी ने तख्लीक किए हैं, तो गनाह और सवाब की सजाएं तो जो स्टेट्स बनाई हैं उसके इदारे देते हैं। ये पुलिस गिरफ्तार करती है, जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूट करती है अगर गनाह साबित हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि इन जंगों का मासल सवाए इसके कि इंसानों को मजीद गरीब करना, इंसानों को मजीद मुश्किलात में डालना, और आज आलमी सरमायादाराना निज़ाम के जो बहरानात हैं वो जंगों के नतीजे में और ज़्यादा शदीद होंगे। उसमें कोई सुधार नहीं आएगा, उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। जी तो जी, मेरे ख्याल में आगे इसी को आगे ये बढ़ाते हुए खुशकिस्मती है जी कि हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि एक एक्सपर्ट हैं जो इकॉनमी पढ़ाते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देते हैं। इनके छपे हुए आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं जो दुनिया के मुश्किलात, मसाइब और कल्चर से लेके शायद ही कोई ऐसा ज़िंदगी का शोबा हो जिसको इन्होंने अपने आर्टिकल में न जगह दी हो। तो हमें से नेक्स्ट मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन इसी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसी से आगे सवाल बढ़ाते हैं कि जो दुनिया में है ना आर्मामेंट इंडस्ट्री, तो उनकी तो हमेशा ये पॉलिसी रही है कि दुनिया में जंगें होती रहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स जिंदा रहें, और हम भी जो कोल्ड वॉर जो एरा था उसकी पॉलिसीज़ के विक्टिम हैं, जो साउथ एशिया स्पेशली, और जिसको कश्मीर कहते हैं, जब जिसको सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, उन्होंने तो इतना एक्सप्लॉइट किया पूरी दुनिया को कि ग्रेट ब्रिटेन तो कहते हुए भी आदमी को वो होता है कि ग्रेटनेस तो ये होती है कि आप लोगों को एम्पावर करें उनको, लेकिन वो एक्सप्लॉइट करते रहे पूरी दुनिया में। इंडिया के कश्मीर को भी उन्होंने फोर्सिबली डिवाइड किया, आर्बिट्ररी बॉर्डर्स उन्होंने वहाँ पे इम्पोज किए और एक कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के निकल गए। और उसके बाद एक असला की दौड़ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और गुर्बत बढ़ती जा रही है, और लोगों को आज भी आप देखें कि उनको जो बुनियादी फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनको नहीं मिली। और जो कैपिटलिज्म के अंदर अपनी जो वार है आर्मामेंट इंडस्ट्री
आर्मामेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं और जो कंज्यूमर है उनकी भी आप देखें कि डिवीजन बढ़ती जा रही है। और क्योंकि एलन मस्क जब से आए, ट्रम्प के एडवाइज़र बने, और मार्क जुकरबर्ग जो हैं, इनके साथ भी उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप देखिए कि दुनिया में एक तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर क्या पता कल ईरान के वो नया मास खोल ले, लेकिन ये है कि यूक्रेन को वाइंड अप कर रहे हैं। और दुनिया में वो कहते हैं कि जी मतलब टेक्नोलॉजी जो है ना, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी को फ़रोग मिलना चाहिए। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जो डॉलर था जिसकी हेजमोनी थी पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने एज ए टूल उसको कौमों को एक तरह से ब्लैकमेल करने के लिए सैंक्शंस लगाना। आपने बात की क्यूबा पे 1960 से सैंक्शंस लगी हुई हैं, रशिया सोवियत यूनियन पे तो बाद में लगी, और फिर ईरान हो गया, बेशुमार मुल्क हैं जिन पे सैंक्शंस वो लगाते हैं एज ए टूल, हमेशा वो करते हैं। और अभी भी जो यूक्रेन की वार है उसके बाद तो 1 साल पहले तक 16,000 जो है ना सैंक्शंस थी रशिया पे, अब जो बढ़ के तो 24,000 तक बाइडन ने आखिरी अरसे में बहुत ज़्यादा लगाई। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़ा वो एक तरह से उथल पुथल आई, इकोनॉमीज़ में भी। तो सर आप किस तरह देखते हैं जो यूक्रेन की वार हुई, तो सैंक्शंस तो रशिया पे लगाई गई कि उसकी इकोनॉमी क्लैप्स कर जाए, और उसको नीज़ पे लाना था कि जी वो हमारे सामने बैक करेगा कि नहीं, आइंदा जो जिसको रशियन बेयर कहते हैं उसको कंट्रोल करना था। तो लेकिन उसकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, और जो यूरोप की सारी इकोनॉमीज से तो अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो सबसे बेटर हुई है इस अरसे के बाद, जंग के बाद। तो रशिया की वो कौन सी पॉलिसीज़ थी, उन्होंने कौन सा तरीका अडॉप्ट किया कि ये इतनी सैंक्शंस होने के बावजूद वो ग्रो कर रहे हैं। और आज भी देखिए कि जो पूरा नेटो है, दीगर ममालिक का अलायंस है, यूक्रेन वार में उन्होंने आउटराइटली उनको सपोर्ट किया। तो ना तो वो रशिया को वार में डिफीट दे पा रहे हैं, और ना उसकी इकानमी को क्लैप्स कर पा रहे हैं। यस, थैंक यू नासिर साहब, थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय रिसर्च करके। और दूसरी बात ये है कि मैं चेयरमैन जो है शौकत साहब से एग्री करता हूँ, जो इन्होंने कहा कि पीस डिविडेंड जो है बहुत हायर हैं वार से। बस उस पे कमेंट करने से पहले 1 मिनट 1 सेकंड जो चंद सेकंड लूँ कि देखिए 1945 में पूरा यूरोप डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसके बाद इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली ने शुरू किया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और ने ज्वाइन किया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई 50 में। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, और फिर वेलफेयर डेवलपमेंट हुआ बहुत ज़्यादा। उसमें हॉस्पिटल, पब्लिक मेडिसिन वगैरह बहुत पैसा बढ़ा है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया इनके ऊपर, वेलफेयर के ऊपर। और जंग के बादल जो कम हुए उससे बहुत पब्लिक का फ़ायदा हुआ, लिविंग कंडीशन बढ़े, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, वेमेन को ज़्यादा बेनिफिट वगैरह मिला, एजुकेशन बढ़ी, है ना, ये सब हुआ। अच्छा, अब जो है ये जो आपने बताया कि ये रशिया के बारे में क्या हुआ वार का, तो इसके बारे में मैंने उस वक्त जो है वार एक 6 महीने चंद महीने बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा कि यूक्रेन को वार के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और यूरोपियन इकोनॉमी की 2.5 साल पुरानी बात है। मैंने ये लिखा कि इसके बहुत बुरे हाल होंगे, क्योंकि पिछले 20 सालों से, जब से कोल्ड वार ख़त्म हुई है 30 सालों से, तब से जो है यूरोप में रशिया जो है एनर्जी काफ़ी सप्लाई करता है, गैस, स्पेशली गैस और ऑयल सप्लाई करता है। और सप्लाई सिर्फ नहीं करता, उसकी जो है प्राइस बहुत ही लो है, 1/3 ऑफ द यूएस ऑयल प्राइसेस। और ये है तो उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगी, तो यूरोपियन जो है इकोनॉमी, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग जो है सस्ती कम्पिटिटिव होगी दुनिया भर में। और इससे जर्मनी ने बहुत फ़ायदा लिया उससे। जर्मनी इकोनॉमी हो गई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, तो जर्मन ने जो पूरी यूरोप को एक्सपोर्ट किया। एक और चीज़ जो मिसिंग है वर्ल्ड प्रेस में, कि एक तो सप्लाई किया उसने रॉ मटेरियल रशिया ने यूरोप को, और उससे यूरोपियन प्रॉफिट बढ़ा इंडस्ट्री का, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हुआ। लेकिन दूसरी बात मिसिंग ये थी कि क्योंकि सोवियत यूनियन की जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको डिस्ट्रॉय किया वर्ल्ड बैंक ने डाल करके, वो प्राइवेटाइजेशन वर्क करके। दूसरे को रशिया जो बहुत बड़ी मार्केट बन गई यूरोप की फिनिश प्रोडक्ट की, जैसे जर्मन कारें जो है कितने की 15-10 बिलियन की एक्सपोर्ट था उनका 2023 का, सिर्फ कारों का, गोल्फ और वोल्क्सवैगन और BMW वगैरह का। अब वो जो है लड़ाई की वजह से सब बंद हो गया, तो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत नुकसान हुआ। और देखिए ये पिछले 40 सालों से जर्मन इकॉनमी अपबीट थी, ऊपर बढ़ रही थी,
अब इस साल जो है IMF का 2025 का डेटा मैंने खुद पढ़ा है, मैं अपने आर्टिकल में उसको इंक्लूड डेटा को यूज भी किया है कि जर्मन इकोनॉमी जो माइनस है और 25 में वो कह रहे जीरो ग्रोथ करेगी। बताइए, इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी तो लिविंग कंडीशन कैसे चेंज होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है और प्रोडक्शन बंद हो रहा है चूंकि एक्सपोर्ट मार्केट रशिया की खत्म हो गई है जर्मन सप्लायर्स के लिए, जर्मन प्रोड्यूसर्स के लिए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम, जर्मन पूरी इकोनॉमी रिसेशन में है। आई वाज रियली राइट दैट टाइम, आई प्रेडिक्टेड दैट। और दूसरी, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि वेजेस वगैरह जो है स्टेगनेंट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है और जो है ये सब जो इसका एक ही बता रहे हो जो उससे जो है फासिज्म बढ़ेगी और वही हो रहा है सब यूरोप में। तो जो है वार इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है कॉमन वर्किंग क्लास के लिए। ये लेनिन ने 1917 में कहा था जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था कि वार कोई अल्टरनेटिव में वर्कर्स के लिए, ये सिर्फ जो है रूलिंग एलिट इससे फायदा लेते हैं। और जैसे आपने वार इंडस्ट्री के बारे में कहा, तो यूक्रेन वार ने यूरोप को मार्जिनलाइज कर दिया। ग्लोबल वर्ल्ड शेयर जो यूरोप का था मैन्युफैक्चरिंग में, उसने 3 सालों में बहुत घट गया है। अच्छा, अब रशिया की इकोनॉमी देखें तो मैंने इस पे लिखा है, रिसर्च भी की है। रशियन इकोनॉमी जो है बहुत बुरा हाल था 1990 में, पूरा 1990s में, अर्ली 2000 में क्या बुरा हाल था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो गिर गई थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, वेलफेयर बेनिफिट कट हो गए थे, बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लाइट बहुत थी। रशिया से लोग करप्शन से हर तरह से पैसे लेकर के वेस्टर्न बैंकों में रशियन ओलिगार्क जो है जमा कर रहे थे। पूरा अफरा तफरी मनी। जब जिस मुल्क में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी वहाँ इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट खत्म होगा, जॉब क्रिएशन खत्म हो जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, सुसाइड बहुत बढ़ गया रशिया में उस वक्त। तो ये जब से आया है ये पुतिन, तो मैंने दोनों का डेटा, मैं अपना डेटा नहीं, IMF का डेटा ये है कि लिविंग कंडीशन जो ऊपर जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है। अच्छा, ये इन्होंने ये कहा था कि हम सैंक्शन करेंगे तो रशिया कोलैप्स करेगा 6 महीने में। तो वैल्यू जो है रूबल की वो प्री वॉर से डबल हो गई है, बढ़ गई है वैल्यू जो है। दूसरी बात है उसके पास इन्होंने 300 बिलियन, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो रशियन रिजर्व जो जब्त कर रखा है, यूरोपियन यूनियन फ्रीज कर रखा है, फिर भी रशियन जो है वो जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी जो है यूरोप की सबसे जो राइजिंग, सबसे ज्यादा हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2025, अभी पब्लिश हुआ 2 वीक पहले जो डेटा इनका पब्लिश हुआ है, हाँ इनका IMF का, उसमें कहा है कि सबसे जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है यूरोप की 2025 में होगी वो जर्मन या UK की नहीं होगी, UK की होगी 1%, फ्रांस की होगी 1.1%, जर्मनी की होगी 0% और रशिया की होगी नियरली 4%, आर बिटवीन 4.5%। तो दैट्स रियली वेरी बिग चेंज। तो ये बहुत ऑप्टिमिज्म है, डिस्पाइट इन्होंने कहा कि वो रशिया को हम ब्लीड करेंगे, वो 6 महीने में कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, रशिया ने कैसे किया है और मुल्कों को सबक लेना चाहिए। जैसे जिम्बाब्वे का भी इन्होंने किया था सैंक्शन 1990 से 2000 जब वो मुगाबे था, अब भी चल रहा है बहुत, वो पूरी उसकी इकोनॉमी खराब कर दी। नॉर्थ कोरिया को भी इन्होंने किया, जैसे आपने क्यूबा का कहा, क्यूबा का भी किया। तो कैसे रशिया ने उसको कैसे फिर इन्होंने सैंक्शन भी किया गया, फिर भी रशियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये वेस्टर्न OECD ने भी कहा है कि रशियन इकोनॉमी जो है वो 4.5 या 4.2% ग्रो करेगी इन 2025 में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी। उसने क्या किया, जब इन्होंने सैंक्शन बढ़ाया 3 ईयर्स एगो रशियन यूक्रेन वार में, तो रशिया ने डाइवर्सिफाई इकोनॉमी कर दिया। उसने अपना जो ट्रेड था चीन से बढ़ा दिया, ईरान से बढ़ा दिया, इंडिया से बढ़ा दिया। अब देखिए इंडिया ने, पाकिस्तान ने तो रशियन ऑयल नहीं इंपोर्ट किया। इंडिया डिस्पाइट वेरी क्लोज टू अमेरिका, न्यूक्लियर पैक्ट होने के बावजूद भी इंडियन ने रिफ्यूज कर दिया। जयशंकर ने ओपनली अमेरिका में बैठ के टीवी पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जब अमेरिका गरीब था तब इसने दुनिया का हर काम किया, स्लेव ट्रेड किया, सब तरह कैपिटल इकट्ठा किया, अकुमुलेट किया ताकि प्रोग्रेशन करे, अपने इन्वेस्टमेंट करे, इंडस्ट्री लगाए। तो हम क्यों नहीं रशियन गरीब सस्ता तेल लेके पूरे $65 बिलियन हम एक साल में 2024 में इंडिया ने कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ रशिया का तेल सस्ता खरीद करके और फिर 10% 15% प्रॉफिट लेकर के सस्ते दामों पे अफ्रीका को बेचा, इटली को बेचा है, स्पेन को बेचा है, यूरोपियन यूनियन को स्मगल किया है और उन्होंने सब ने खरीदा है। लेकिन बहरहाल कि वो लेकिन फिर भी अमेरिकन का प्रेशर था, लेकिन इंडिया ने कोई उसको इग्नोर किया। तो जनता रशिया ने क्या किया, डाइवर्सिफाई इकोनॉमी की। अच्छा, दूसरी बात है
उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया और उन्होंने अपनी इकोनॉमी वो सेल्फ सफिशिएंट हुए। जैसे फूड में पहले वो फूड अमेरिका से इंपोर्ट करने लगे थे, उन्होंने फूड को, मैंने इस पे बहुत काम किया है कि हर गरीब मुल्कों को या डेवलपिंग कंट्री को फूड में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, फूड में सेल्फ सॉवरेंटी होनी चाहिए। इससे जॉब क्रिएशन होता है, आपको फॉरेन मुल्क का दबाव नहीं होता, और आपकी और जब इन्फ्लेशन होता है फूड, तो आप उसको कम्बैट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं अगर आपका अपना फूड प्रोडक्शन हो तो। इसलिए हर मुल्कों को फूड में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। तो रशिया ने क्या किया, डाइवर्सिफाई इकोनॉमी किया, एक्सपोर्ट के न्यू एरिया किया। अब रशिया में जैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है कंप्यूटर के बारे में, सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर, स्पेशली वॉर इकोनॉमी के बारे में उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, नॉर्थ कोरिया से ट्रेड बनाया, चाइना से बढ़ाया है, अफ्रीका से उन्होंने, अब देखिए सैंक्शन हो गया, अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला, उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा, बाइडन ने पूरे अफ्रीका के चक्कर लगाया, वो साउथ अफ्रीका गया, नाइजीरिया गया, सब ने रिफ्यूज कर दिया कि हम रशिया का बाइकाट नहीं करेंगे। तो बाइकाट रशिया का किसने किया, अमेरिका ने और यूरोप ने, और पूरा साउथ जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ, मैंने एक एक मुल्क का ट्रेड देखा है रशिया का किसी ने, बल्कि उल्टा, और उन्होंने रशिया से ट्रेड बढ़ा दिया। तो ये रशिया के सक्सेस का एक ये था कि उसने साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाया है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी इसी बात को, मैं कल बल्कि सेर्गी लारोव जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनका इंटरव्यू था जी, तो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने उनसे पूछा कि जी आप यूएसए के साथ बिजनेस करना चाहेंगे, ट्रेड करना चाहेंगे, तो क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारी विश है कि रशिया के साथ अपना बिजनेस जो है ना ट्रेड को रिज्यूम करें। जी, तो उन्होंने कहा वो तो उनकी विश है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इतनी जल्दी सैंक्शंस उठा लें, इसलिए कि जो कंपनीज हमें छोड़ के चली गई थी, उस गैप को हमारे जो लोकल बिजनेसमैन थे या हमारे जो एलाइज थे उन्होंने फिल कर दिया। तो हम उनको नहीं कह सकते कि आप वाइंड अप करें और अमेरिकन वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दफा हमें छोड़ के निकल गए, उनके लिए तो कोई स्पेस नहीं है। अलबत्ता म्यूचुअली देखेंगे कि अगर उनके लिए भी बेनिफिटेड हुआ, हमारे लिए भी, तो कोई अगर जो लोग नहीं थे जो छोड़ के नहीं गए वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उनको हम वेलकम करेंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए, कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो सैंक्शन जल्दी जल्दी उठाएं, तो वो पुराने लोग वापस लौट आए जो हमें छोड़ के गए। उन्होंने कहा जो बंद कर दिए तो उनको तो नहीं आने देंगे, अगर कोई नए आएंगे तो वेलकम करेंगे। तो ये अभी जो ट्रेड वार चल रही है, ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया के साथ छेड़ दी, कोई 180 ममालिक के साथ, और स्पेशली उसमें चाइना और इवन के उनके जो क्लोज एलाइज थे, जो यूरोप वाले, जिनको कभी ये गुमान भी नहीं था, इनके खिलाफ भी यूएस कभी इस तरह का वो एक्शन कर सकता है। कनाडा की एग्जांपल लीजिए कि उसको तो उन्होंने कहा जी आप हमारी स्टेट बन जाएं 53, वरना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये इनके लिए बिल्कुल बड़ा शॉकिंग था सबके लिए, और अभी तक उस शौक से ये निकल नहीं पाए। इनको यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये हो गया है। तो आया ये कितने अरसे तक ये चलेगा? क्या यूरोप की जो पहले एक हैसियत थी वो वापस उसको रिवाइव कर पाएंगे, आ पाएंगे? इनकी यूनिटी रहेगी, यूरोपीय यूनियन इकट्ठा रहेगा, और ये ट्रेड वार किस करवट बदलेगी? क्या इसके आउटकम्स होंगे? अल्टीमेटली कौन विनर होगा, कौन लूजर होगा? थैंक यू। मैंने इसके बारे में अभी एक पेपर पब्लिश किया कि अमेरिका जो है यूरोपियन यूनियन को अबेंडन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, पहले देखें यूरोप को देखें, और दूसरा फिर मैक्सिको, कनाडा को। यूरोप इनका एलाइज है, नाटो का मेंबर था, इतने साल से साथ रहे, लेकिन अमेरिका ने ये उसको देखिए, इसके बारे में हम बहुत प्रोफेसर को कोट कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत अमेरिकन फेमस प्रोफेसर है जिसने 45 साल से अमेरिकन गवर्नमेंट को और जो है यूनाइटेड नेशंस को उसने एडवाइस किया है, और बाकायदा गोरबचाव वगैरह को भी उसने राय दी, उन्होंने मानी ना मानी हो। यूनाइटेड नेशंस का चीफ इकोनॉमिस्ट है, उसका नाम है जेफरी सैक्स। मैं उसको मिला हूँ बहुत साल पहले कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में, उसने भी ये बात कही और मैं उससे एग्री करता हूँ, और मैंने खुद इसके बारे में एक सबमिट किया पेपर, अब पब्लिश होगा जल्दी, कि जो है ये जो अमेरिका जो ट्रेड सैंक्शन कर रहा है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कैसे सोल्यूशन नहीं है? देखिए, सैंक्शन जो है सोल्यूशन वो होता है जो इकोनॉमी अभी ग्रो शुरू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जिम्बाब्वे करे, या जो है वो करे, क्या नाम है, बुर्किना फासो करे कि हम ट्रैक्टर बनाएंगे, हम तो ठीक है। लेकिन अमेरिका जो बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके ऊपर ये वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोटेक्शन का जो पॉलिसी है, ट्रेड प्रोटेक्शन जो कर रहा है, उसका उल्टा असर पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कैसे? जैसे ये है
कि एक माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है और प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि छोटा बच्चा अभी 6 महीने 2 महीने का बच्चा है, कहीं बालकनी से न गिर जाए, सड़क पर न चला जाए, उसको रोकती दिखाती है, हर वक्त उसके साथ रहती है ना, और उसको दिखाती है क्या खाओ क्या ना खाओ, जो मिट्टी खाता है उसको रोकती है, प्रोटेक्ट करती है। जब वही बच्चा 18-20 साल का हो जाए और माँ प्रोटेक्ट करती है तो बच्चा टोटली यूजलेस रहता है, कोई स्किल सोसाइटी में या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो नहीं रह सकता, समझा आपने। उसको लिए इंडिपेंडेंट चाहिए, एक स्किल कैसे कम्युनिकेट के लोगों के साथ जाके खुद वो, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। वो माँ अगर और प्रोटेक्टिव हो तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता जी। ओके, तो यही अमेरिका कर रहा है। अब बताइए, दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, न्यू लिबरल काफी फाइनेंस ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो उसके चक्कर में अगर अमेरिका ओवर प्रोटेक्टिव होगा तो उससे बहुत नुकसान होगा। पहली बात तो देखिए, अब जो एक सामान जैसे बोइंग ले लें, अमेरिका का बोइंग बनता है, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बनता है चाइना में, कुछ चीज़ें बनती हैं ताइवान में, कुछ चीज़ें बनती हैं वहाँ मैक्सिको में, 10% बनता है जापान में, तब वो असेंबल होकर अमेरिका में बनता है बोइंग। तो अगर अमेरिका, अच्छा रेयर अर्थ जो है वो चाइना से आती है, अमेरिका में है ही नहीं सप्लाई वो, तो अगर सब बंद कर देंगे सप्लाई, पहली बात अगर टैरिफ लगा दिया तो सब पे 10-20%, 140% ऐड होता चला जाएगा, तो फिर इतना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, को कम्पिटिटिव कैसे ग्लोबल मार्केट में होगा, क्योंकि उधर एयरबस यूरोपियन वाले बनाते हैं, तो कैसे बिकेगा। उन्होंने कैंसिल कर दिया है, लोगों ने बोइंग का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने बोइंग का बुकिंग वो रखी थी, हम खरीदेंगे, चाइना ने खुद बंद कर रखा, चाइना खुद बना रहा है पैसेंजर जेट जो है, अभी उसने 6 वीक पहले टेस्ट किया है बहुत जबरदस्त। तो एनीवे, तो ये जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा है, क्योंकि अब जो है पहले था नेशनल प्रोडक्शन होता था, एक मुल्क में ही कार बन गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है, अब जैसे जर्मनी है, कार की बॉडी पूरी साउथ अमेरिका के लिए वो ब्राजील बनाता है, सब कुछ मॉडल का कुछ 10% जाके वहां ऐड कर देता है। लेकिन अब वो अगर बंद हो जाए ब्राजील में, सब वहां रॉ मटेरियल वहां उसका है, पावर जो है जर्मनी से बहुत सस्ती ब्राजील में, क्योंकि वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत सस्ता है, लेबर कास्ट बहुत सब चीज रॉ मटेरियल सस्ता है। तो अगर ये सब बंद हो जाए तो अब वो नेशनल इकॉनमी उस तरह की नहीं हो सकती जैसे 1950-60 में थी, 70 में थी। तो वो ग्लोब ये सोच रहा हम ऐसा होंगे, तो टोटली इम्पॉसिबल। ये नईव थिंकिंग है, बेवकूफ बनाने वाली। वो कहता है कि हम जो है ना, अगर बंद कर दे 20% को रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसे रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, बजाय अमीरों को टैक्स करने को इधर कर रहा है। उसके बाद जो है इससे कोई सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई री इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अब है वो इस तरह नहीं हो सकता, नेशनल इंडस्ट्री नहीं हो सकता वो जमाना, चूंकि कैपिटल जो है ग्लोबल है। अगर आपने ये सब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, वो इंडिया में करेंगे, वियतनाम में करेंगे, वहाँ उनको वो सब्सिडी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके यहाँ दे रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। तो इसलिए तो प्रॉफिट जो है ये कोई सोल्यूशन अमेरिका का नहीं है। एक जब ऐसे ही पॉपुलिस्ट जो लोगों को बेवकूफ, 2-4 फैक्ट्री आ जाएंगी। अब देखिए मैं बताऊँ आपसे, एक अमेरिका ने अभी जब पिछली बार 2018 में आया था, तो तब उसने थोड़ा बहुत चाइना के साथ शुरू किया था सैंक्शन करना, वो जो है टैरिफ लगाना, 2018 में किया था। उस वक्त मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था इंडिया में कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या हुआ कि एक उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री में $6 बिलियन लगाया है अमेरिका में कि हम रिवाइव करेंगे ऑटो इंडस्ट्री। बाइडेन ने उसको सैंक्शन भी किया, इसने कहा था, उसने वहां सब्सिडी दिया, ठीक है, 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन सब ऑटोमाइजेशन है, जॉब कोई क्रिएशन हुआ ही नहीं। तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो अमेरिका सोच रहा है, इतना ऑटोमाइजेशन है, उसे जॉब क्रिएशन कोई नहीं है। पहले जमाने में अगर 6 बिलियन लगाएं आप, तो उससे 10 मिलियन जॉब निकलता था। अब 6 बिलियन से 5,000 भी जॉब नहीं निकलते, क्योंकि सब ऑटोमाइजेशन है, रोबोट का काम हो रहा है उसमें करता है। तो इसलिए ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि इससे जॉब क्रिएशन होगा और इससे जो है आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ जो है एक पॉपुलिस्ट वो है, लोगों को जो है अंधेरे में ढकेलना, और जो है ये सब है, कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और री इंडस्ट्रियल कोई अमेरिका में इस तरह नहीं होगा, ना होने वाला है। जी, चाइना के पास जो इंडस्ट्री का सेटअप है ना, दुनिया में कहीं नहीं है जी। और मैंने कुछ तजिए सुने, देखे, पढ़े, उसमें यह है कि अगर आज भी कोई मुल्क ट्राई करे ना, पूरी मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट डाले, तो मिनिमम उनको 10 साल चाहिए इंडस्ट्री बनाने के लिए। लेकिन 10 साल के बाद चाइना कहाँ पे होगा
तो वो जाहिर है उससे भी कई गुना उनसे आगे निकल जाएगा। और जो आपने कहा कि प्रोडक्ट जो वहाँ पे बनती है उस पर जो कॉस्ट आती है जो हाँ। चाइना में बनती है, जी। जिस तरह एप्पल के लिए अमेरिका ने कहा कि यहाँ लगाएं, हाँ। तो एक तजिए के मुताबिक 3,000 से 5,000 का एक फोन उनको अमेरिका में उस पर कॉस्ट आएगी, क्योंकि जो वहाँ पे लेबर है, इंडस्ट्री लगेगी, आपने तो अपने मुल्क के हिसाब से उनको सैलरीज देनी है। तो पहली बात है कि ये पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। तो इंडिया में भी कहते हैं कि उसका एक पार्ट वो शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो भी बहुत टाइम लगेगा। वो इंडिया की जो मैक्सिमम उन्होंने कैपेसिटी बताई है कि 20% से 25% भी अगर फुल स्केल वो करें, उनके पास इतना वो ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना लोग हैं जो स्केल पे बना सके। तो शौकत साहब, अभी जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बड़ी टेंस सिचुएशन चल रही है, तो इकोनॉमीज तो आपको पता है हर चीज़ में बड़ा रोल प्ले करती हैं, और वार भी तभी होती है कि जब आपके पास वेपन होता है, आपकी इकोनॉमी होती है, तो उससे आप चीज़ें परचेज करते हैं। और आपको पता है कि जो बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं, जो आर्मामेंट इंडस्ट्री जिनके हाथों में है, तो कोई किसी को अपनी लव में या मोहब्बत में नहीं देते, बल्कि जब वो लोग वार में होते हैं तो अपनी कंडीशंस पे उनको देते हैं। उनको पता होता है कि इन्होंने भाई आलमी इनको चाहिए और खरीदनी है। जिस तरह यूक्रेन के साथ फॉर एग्जांपल इन्होंने किया कि अपना जो 60s का असला था, 1960s 70s का पड़ा हुआ था इनको, तो उसको रखना भी एक बहुत बड़ा अजाब होता है ना, वो उनको सब उन्होंने बेचा। उन्होंने वो अब अपना मॉडर्न बनाएंगे, उससे कॉन्ट्रैक्टर उनके थे, पैसा अपनी फर्मों को दिया, असला उन्होंने बेचा, तो अब यूक्रेन के गले पड़ गए 360 बिलियन। तो उससे रेयर अर्थ और दूसरी जो मिनरल्स हैं लिखवा के ले लिए हैं कि जी आपने वो पैसा हमें देना है। तो यही सूरत हाल तो कल इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी हो सकती है कि अगर जंग में जाएं तो जब आखिर में तो टेबल पे ही बैठेंगे ना। चलो अगर एक मुल्क दूसरे को बिल्कुल ही कब्जा कर ले तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर इनकी बाउंड्रीज किसी न किसी हद तक रही, फिर टेबल पे ही बैठ के तो इन्होंने मसला हल करना है। तो इनकी अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो ग्लोबल पावर्स इनको भी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, जिस तरह यूक्रेन के साथ हुआ। थैंक यू। मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले चंद एक कमेंट्स करना चाहूँगा। वो कोई क्योंकि प्रोफेसर साहब तो ये तो एक पूरी रिसर्च है, वर्ल्ड थॉट इनका जो है वो गुफ्तगू है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी तक इस बयानिया से इत्फाक नहीं कर पाया हूँ। और शायद प्रोफेसर साहब कोई पहले आदमी नहीं है जो निशानदेही कर रहे हैं कि इसके ये जो टैरिफ के नतीजे में अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि दुनिया में एक नए तरह का बुरहान पैदा होगा और इससे इंडस्ट्री वो रुका हुआ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम था वो दोबारा चालू नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि एक दौर था कि अमेरिका और यूरोप ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से दुनिया पे ग्लोबलाइजेशन का फार्मूला थोपा और ज़ोर ज़बरदस्ती से ही मुल्कों को गैट एग्रीमेंट में लाए और फिर गैट के नतीजे में फिर WTO बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो मुल्क कहीं ना कहीं अपनी प्रोटेक्शनिज्म चाहते थे कि हमारी तरक्की की जो रफ्तार है एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आगे बढ़ रही है, तो हम अभी उस कंपटीशन में यानी अपनी सारी बॉर्डर्स ओपन करके फ्री मार्केट में अगर जाएंगे तो उससे हमारी यानी जो उस वक्त के उन मुल्कों के जो दानिश्वर थे या माहिरीन मैशियात थे वो उसके बुरे असरात से लोगों को आगाह करते थे कि अगर आपने फ्री मार्केट ज्वाइन की तो आपका जो नेशनल कैपिटल है वो या तो बिखर जाएगा या फिर इसका जो रिश्ता बल्लाक़वामी मालियाती इदारों के साथ होगा वो एक कंप्रा डोर का होगा, एक दुम छल्लापन का होगा। चूंकि इसको तो ठीक है जब तक तो बॉर्डर में ये नफा कमा रहा होता है तो फिर तो इसका करेक्टर जो है वो नेशनल बुर्जुआजी का होता है, लेकिन ये मैं नेशन के लिए नहीं जिंदा, ये अपने प्रॉफिट के लिए जिंदा है। लेकिन कभी कभी आज़ादियों में वो अपना मफाद तलाश करता है तो वो अपने सरमाए को आज़ादी की तहरीकों में भी लगाता है और उनको पे भी इन्वेस्टमेंट करता है जो दरअसल अपनी नेशनल मार्केट को, अपनी नेशंस की फ्रीडम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें कुल्लियतन वो किसी पैट्रियटिज्म से मुतासर होकर नहीं, बल्कि उसमें
वो अपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे समझता है कि अगर मेरा मुल्क जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो इसमें मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि मैं उस सरमायादार का जिसको बरतानिया सपोर्ट कर रहा है या अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या कोई दूसरे तरक्की याफ्ता माशरे सपोर्ट कर रहे हैं, एक कॉलोनियल एज का मैं जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत कमाया है उसको मैं उस कंपटीशन में तो हमेशा सेकंड क्लास ही रहूँगा। तो सो दैट वो लोग, और यही वजह है कि सोशियोलॉजी के अंदर उनको कहा गया कि ये नेशनल बुर्जवाजी कौमों की आज़ादी की तहरीकों में बहुत अहम इनका किरदार होता है, बिल्कुल इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर ही अपने उस प्रोसेस को जिसके लिए उसने तमाम प्रॉक्सी वॉर्स छेड़ी है और जहाँ कोई मुल्क नहीं बन सका तो प्रॉक्सी पॉलिटिक्स करके अपने प्रॉक्सी लीडरों को जो है वो इख्तदार में लाए, उनके कद काठ नापे, उनके लिए दुनिया में मशहूर किया कारपोरेट्स के इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कि जी ये बहुत दयानतदार हैं, ये बहुत पैट्रियाटिक हैं, ये तो इस माशरे को फौरी तौर पर चांद तक पहुंचा देंगे। यही पाकिस्तान में भी हुआ और दुनिया के दीगर जगहों पे भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो उसके असरात पड़े कि आज सिविल सोसाइटी जो है वो आप कह सकते हैं कि गुज़श्ता 10-12 सालों से तो एक कंप्लीटली बुहरान में है। यानी कोई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तवक्को करता है, ना किसी पाकिस्तान के किसी सियासी इदारे से अब उसको कोई तवक्को रही है। यानी उस मस में पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी चली गई, जहाँ लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत से उनको बताया गया था कि इमरान खान जो है वो आपका निजात दहिंदा हैं, क्योंकि ये बहुत साफ सुथरे लीडर हैं और इनका विजन जो है वो 2040 का है, और ये जो उससे पहले हैं ये सारे करप्ट, और यही कुछ हिंदुस्तान के अंदर भी होता रहा कि जी कांग्रेस बहुत करप्ट है, ये अब जो आएंगे तो हैं वो बहुत नेकोकार होंगे। लेकिन आज भी अगर इंडियन सोसाइटी के जो तज्जियाकार हैं, जो जानकार हैं, तो वो कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। करप्शन, स्कैम और बेरोजगारी, किसी चीज में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि अब जरा थोड़ा सा उसको तकद्दुस भी हासिल हो गया है। अब उसको जो है ना वो मजहब का कलर भी उसमें पड़ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो मुल्क है, और आप देखें कि कई एक लोगों ने हमेशा अपनी हुकूमतों की इसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया कि भाई क्यों हमारी तेज रफ्तार जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो स्लो नहीं पड़ा, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता अबंडन होता गया। चाइना एक एग्जाम्पल, एक ऐसा कि चाइना एग्जाम्पल नहीं है, चाइना एक यूनिक है, यूनिक इन सेंस कि वो पहले तो वो पूरा मुल्क जो है ना वो एक तवील तहरीक से गुजरा, रेवोल्यूशन से गुजरा, फिर उस रेवोल्यूशन के बाद फिर वहां दूसरा रेवोल्यूशन आया जिसको कल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। अब उन सब चीजों के इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, जी वो तो हमेशा। लेकिन उसके बाद चाइना की जो प्लान इकोनॉमी थी वो मार्केट इकोनॉमी नहीं थी। उन्होंने जब प्लान इकोनॉमी के तहत अपने आप के पूरे, उनको यकीन हो गया कि अब अगर हम फ्री मार्केट में जाएंगे तो हम ही नफा हासिल करेंगे, और उसमें जाहिर है कि सर जंग के अहद की पॉलिसियां भी थी कि किसको मार्जिन देना है, किसको नहीं मार्जिन देना। तो ये तो चाइना एक एग्जाम्पल एक ऐसी है ना जो चाइना की पार्टी की या चाइना की लीडरशिप की स्मार्टनेस है कि उन्होंने अपने कौम को उस अमल में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड किया है। उसके निस्बत जो है वो कोई किसी दूसरे मुल्क की आप मिसाल नहीं दे सकते कि हाँ जी इस मुल्क ने भी ये किया है, जमहूरियत के साथ, प्लूरलिज्म के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज और हड़तालों और ट्रेड यूनियन और इन सबको अलाउ करके। लेकिन इंडिया ने इन सारे बहानों के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को, जब तक कि वो फ्री मार्केट की तरफ नहीं गए थे, फ्री मार्केट में जाके उन्होंने भी नफा कमाया। यकीनन आज जो पिछली दफा भी प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन फ्रूटलेस जीडीपी बढ़ी है। चाइना की जीडीपी बढ़ी है तो वो फ्रूटलेस नहीं है, क्योंकि उसने
5 साल मनसूबे 10 साल मनसूबे के तहत उन्होंने एक पूरा प्लान करके कि हमने इस 5 साल के अंदर इतने करोड़ जो है वो मिडिल क्लास पैदा कर। बाकी जगहों में तो ये है कि भाई स्टेट को हमने इतना अमीर करना है, ये नहीं कि हमने गुर्बत कितने % खत्म करनी है, हमने मिडिल क्लास कितनी पैदा करनी है, इसके लिए रोजगार कैसे लाना है। तो सो दैट ये कुछ छोटी मोटी हमारी जो माजी की शायद तो आप कह सकते हैं कि आउटडेटेड जो नॉलेज हमारे पास है उसकी बदौलत हम ये समझते हैं कि ये पॉलिसी, ट्रम्प वाली पॉलिसी, ये इतनी भी बुरी नहीं होगी अगर इसको इम्प्लीमेंट करके और दुनिया के दीगर लोग जो बिल्कुल ही वो डिपेंडेंट हो गए थे आलमी सरमायादारी के या मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल्स के, तो शायद दोबारा वो मुल्क अपने अपने इंडस्ट्री पे भी तवज्जो दें, अपने बहुत सारे अखराजात कम करके तो सिविल सोसाइटी को भी कुछ स्पेस मुहैया करें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो गई तो इससे नेशनल मार्केट्स जो है, जिसको कहते हैं कि जो नेशंस हैं, उनके मसाइल में कमी के इम्कानात हैं, उनके बढ़ने के इम्कानात नहीं है। जो खास करके अगर लोग इससे बचना चाहते हैं टैरिफ से, तो उनको अपनी इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी पड़ेगी, अपनी गुड्स पे तवज्जो देनी पड़ेगी, अपनी मार्केट को अपने माशरों को सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे तो ट्रेड तो फिर भी किसी ना किसी शक्ल, अगर कोई जैसे आज भी ये है ना कि रेसिप्रोकेट करेंगे, अगर इंडिया कोई चीज अमेरिका में ले जाएगा तो जो इंडिया से लिया जाएगा तो उसके जवाब में अमेरिका जो यहाँ भेजेगा तो इनको भी उसी के लेवल पे टैरिफ देना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो अमूमी तौर पर वो सोचा है कि भाई दुनिया बाकी सारी मर जाएगी इस टैरिफ के नतीजे में, बेरोजगारी आ जाएगी, कौमें तरक्की नहीं कर पाएंगी, तो भाई इसमें तो कोई एकतरफा चीज तो है नहीं। एक मुल्क कहता है मेरी मार्केट में चीज लाओगे तो मैं इतना इस पे टैक्स लगाऊंगा, आप कहते हैं इतना ही टैक्स हम लगाएंगे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मिडवे निकलेगा नेगोशिएशंस के नतीजे में कि तजारत भी तो इनको ने एक दूसरे से करनी है, क्योंकि ये बहरहाल है अब ग्लोबल विलेज एज डिसिप्लिन हो या ना हो, लेकिन दुनिया बहरहाल ग्लोबल विलेज के अंदर आ गई है। तो इस उसमें कोई ट्रेड बैरियर जो है वो खत्म करके तो कोई मुल्क भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सारी इकोनॉमी गुज़श्ता 76 सालों से इंटरडिपेंडेंट हो गई है। हमारी तरक्की, हमारी तालीम, हमारी सियासत, हर चीज जो है, हमारी आज़ादियां भी अब जो है वो कोई एब्सोल्यूट आज़ादियां नहीं है, ये भी डिपेंडेंट आज़ादियां हैं, रिलेटिवली फ्रीडम्स है। कल्चरली हम आज़ाद नहीं हो पाते, इकोनॉमिकली जब हम आज़ाद नहीं हो पाते, पॉलिटिकली जब हम आज़ाद नहीं होते, तो कहे की आज़ादियां ये सिर्फ तो लाइनें ही खींची हुई है ना, और उन बॉर्डर्स के अंदर पुलिस और फौज के जरिए आप लोगों को स्टेट अप और सिट डाउन करते हैं, लेकिन स्टेट ने क्या क्या जिम्मेदारियां ली हैं, क्या क्या नहीं ली हैं, उनको तो एग्जामिन करने की जरूरत है। रहा मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो हम तो यही ख्वाहिश कर सकते हैं कि विजडम प्रिवेल करे। जंगें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, जाहिर है कि पाकिस्तान तो चलो कोई एक एक्ट जो पहलगाम इंसिडेंट है वो तो हम पहले के भी कई दफा कह चुके हैं कि ये एक ऐसा माइंडसेट है जो कंटिन्यूसली इस टूल को इस्तेमाल किया जा रहा है, मजहब के टूल को भी, टेररिज्म को भी, फॉरेन पॉलिसी के तौर पर भी, और अपने कुछ मकासद के उसूल के लिए भी। लेकिन इंडिया में भी जो है वो वार लाइक सिचुएशन इसलिए पैदा हो गई है कि चूंकि हुक्मरानों ने इस पे जो इंतकाम, बदला और उनको जन्नम रसीद करने के जो बुलंद बांग दावे हैं, तो अब उन हुक्मरानों के लिए भी जरा पीछे हटना, चूंकि ये पॉपुलिस्ट है, ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिन्होंने पॉपुलिज्म को कोई अपने ऊपर हराम किया हुआ है। ये वोट की सियासत करने वाले जो लीडर्स होते हैं ना, इनमें कितना बड़ा विजन होता है, आप उनसे कितनी एक तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये एक अब खतरा सा लगने लगा है कि ये वॉर जो है वो इनएविटेबल होगी। ये जो है इसने कुछ न कुछ तो नतायज, चूँकि पूरा अगर इंडियन मीडिया को देखें, इसमें बहुत सारे दोनों साइड पे जो बहुत बुलंदबान दावे और मिसाइल और असलाह की जो नमाश है, तो अगर संजीदा कौमें हों तो इन पे नज़र डालें कि उनकी इन मुल्कों ने गुर्बत पाल के तो बारूद खरीदा है जी जी, और अवाम को बेरोजगार रख के
तो इन्होंने जो है वो इसलाह की फैक्ट्रियों को दुगने तिगने नफे बचाए हैं, वेराज के उनके अपने अवाम जो टैक्स पेयर हैं उनकी जिंदगी तो कोई ज्यादा सहूलत का वो नहीं हुई है। तो मुझे लगता ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी आलमी इंटरवेंशंस न हो यूनाइटेड स्टेट्स की और दीगर मुल्कों की, मुस्लिम कंट्रीज की भी, तो ये इन दोनों मुल्कों की क़ियादतें इस वक्त मसाइल का, मुश्किलात का और जंग की तबाहकारियों का अदराक करने की पोजीशन में नहीं है। जी क्योंकि अवाम का एक तरफ हिंदुस्तान में ये इंसिडेंट हुआ है और एक विक्टिम मौजूद हैं उस सोसाइटी के अंदर, और उन विक्टिम्स के साथ सिंपैथाइज करने वाली दुनिया की एक गलब अक्सरियत है। अब उनको कैसे उसका एहसास कोई करवाएगा कि आपके जो मासूम लोग इस टेररिस्ट हमले में मारे गए, तो मारने वालों को क्या सजा मिले। कभी कभी हुक्मरान वैसे भी दावे करके हमने इतने लोगों को जन्नत में वासिल कर दिया, पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, तो उधर भी अगर हो गया तो फिर तो शायद ये चीज टल जाए जी, क्योंकि ये बहुत तबाहकुन जंग होगी और इसमें बेशक कोई एक मुल्क अगर सफ़ाई हस्ती से ख़त्म भी हो जाए तो तब भी जो जिसने उसको अपने वेपन के ज़रिए, अपने मिलिट्री माइट के ज़रिए उसको ख़त्म कर दिया, फिर भी तारीख कहती है कि वो फातह नहीं होगा। जी, करोड़ों इंसान अगर डिस्प्लेस होंगे तो करोड़ों इंसान जब डिस्प्लेस होंगे तो वो कहाँ किधर मूव करेंगे, उनकी रोटी रोजी का बंदोबस्त कौन करेगा। तो वो बोझ भी तो अगर फातहीन पे ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि फातहीन सिर्फ जश्न मनाते रहें और लोग भूखमरी से मरते रहें। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई ज्वाइंट मैकेनिज्म इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई अपना सजेस्ट करे कि टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या क्या इकदाम हैं और वो इकदाम किए जाने चाहिए, ताकि वाकई, और ये टेररिज्म सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, ये तो सारी उस साउथ एशिया के लिए नुकसानदेह चीज़ है। और ये टूल इस्तेमाल, ये अब इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए और जो कोई इस टूल को इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ ना कुछ तो सजा दी जानी चाहिए। जी जी, थैंक यू। और पाकिस्तान इस सजा के लिए तैयार रहे। अब आता हूँ वापस डॉक्टर साहब की तरफ। तो इकोनॉमी से रिलेटेड वही टैरिफ जो वार है उसमें यह है कि ट्रम्प साहब ने तो पहले टैरिफ्स लगाए और फिर चुपके से उन्होंने जो कंप्यूटर थे और सेल फोन्स थे तो उनमें से वो टैरिफ ख़त्म कर दिया। ये आपको मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें नहीं लाया गया, लेकिन यह है कि फिर भी बात लीक हो जाती है, क्योंकि जब उनको पता चला कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी फ़ोन आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, ये सब चाइना से आते हैं, उनको वो वापस हटाने पड़े। लेकिन चाइना ने उसके एक्शन में ये किया कि जो रेयर अर्थ है जो एक्सपोर्ट करते हैं वो दुनिया का 90% से ज़्यादा उनमें शेयर है, जो उसको डेवलप करके वो करते हैं, वो किसी और के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। उन्होंने वो ब्लॉक कर दी, उन्होंने कहा जी हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दुनिया 5G के पीछे अभी पड़ी हुई है कि 5G इंटरनेट बहुत सारे मुल्कों में अभी तक अलाउड भी नहीं है। तो चाइना ने रिसेंटली 10G जो है ना उसको टेस्ट कर लिया है। फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी AI, उसमें आपको पता है जो चैट GPT है वो बड़ा एक्सपेंसिव, मतलब वो उसमें पैसा लगाना, जो फ्री था तो उसमें इतनी वो नहीं थी, आपको फैसिलिटीज़ उसमें नहीं थी कि आपको मैसर हो। तो सब्सक्राइब करते थे तो वो ठीक अच्छी खासी उसमें अमाउंट लगती थी। तो चाइना डीप सीक लेके आया तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने इनको हर फील्ड में जो है ना वो कम्पीट करना शुरू कर दिया, और आप कहें कि वो मुफ्त में लोगों को एक फैसिलिटी दे रहा है ना एक तरह से। तो लिहाजा जो टैरिफ की वार है ना उसमें ठीक है कि आप शायद एक दो इंडस्ट्रीज़ को लेकर जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा, लेकिन जो असल सफरर होता है ना वो कंज्यूमर है। क्योंकि टैरिफ जो भी मुल्क लगाएगा ना तो जो खरीदार होगा ना, जो सरमायादार है वो तो पैसा कमाएगा, चाहे उसने 1500 में बेची चीज़ या 3000 में बेची, वो तो अपनी मनमानी कीमत लगाएगा। असल जो सफरर है वो कंज्यूमर है, जो खरीदेगा उसको। आप इसको सारे किस तनाज़र में देखते हैं सर कि ये वार लंबा अरसा चलने वाली है, जो टैरिफ वार है, या
ये जल्द इसका कोई कंक्लूजन निकलने वाला है और दुनिया फिर आगे की तरफ बढ़ेगी? जी थैंक यू। ये लंबी नहीं चल सकती, ये कई रीज़न इसके। पहली बात है कि इस पे हमको फोकस करना चाहिए कि इसने जो टैरिफ लगाई है ट्रम्प ने, इसका वर्कर्स पे, चाहे अमेरिकन वर्कर हो चाहे वो ये थर्ड वर्ल्ड में वर्कर हो, ग्लोबल साउथ में, इस पे बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। कैसे बुरा असर पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए, जैसे अमेरिका ने कहा कि जितने इलीगल इमिग्रेंट उनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, उन्होंने मैक्सिको को और वेनेजुएला कहाँ कहाँ भेजा, इंडिया में भी भेजा लोगों को। तो देखिए मैक्सिको के बहुत ज्यादा लोग मिलियंस में हैं और वो रिमिटेंस भेजते हैं अपनी फैमिली को, तो ये उनको जहाज पे या जबरदस्ती पुश कर देगा मिलिट्री लगा करके, तो उससे उनकी इनकम खत्म हो जाएगी, अपने मुल्क में आके बेरोजगार वो हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ये उस पर बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा मैक्सिको पर। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैक्सिको का जब वो टैरिफ लगा देगा, उसने लगा दिया मैक्सिको का 80%, मैंने डेटा देखा अभी, 80% जो ट्रेड मैक्सिको का वो अमेरिका से है, 79% ट्रेड जो है कनाडा का अमेरिका के साथ है। तो उसने अगर टैरिफ बढ़ा दिया दोनों का, तो फिर क्या होगा कि ट्रेड कम हो जाएगा, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट फैक्ट्री बंद होगी या कम प्रोडक्शन करेगी, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, ये रिमिटेंसेस बंद होगा, गरीबी बढ़ेगी, फिर वर्कर्स को इलीगल को इनसिक्योर करके भेजेगा वापस, उससे बेरोजगारी, वापस आएंगे तो बेरोजगार होंगे वहाँ, तो ये सबसे इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी मैक्सिको कनाडा वगैरह में, ठीक है ना, स्पेशली मैक्सिको में। ये तो ये हुआ। दूसरा बात है ये कि कंपटीशन कम होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा तो बाहर से कंपटीशन नहीं आएगा, कंपटीशन आएगा तो जो है, जो लोकल प्रोड्यूसर है वो मोनोपोली प्रोड्यूसर हो जाएगा, तो प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर का कॉस्ट ऑफ प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सफरर होगा, समझा आपने। तो जो भी होगा, रिच के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो गरीब आदमी सफर करेगा हर तरह से। दूसरी बात, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह कहा कि जो रेयर अर्थ है, इसका मोनोपोली चाइना के पास है। चाइना पिछले 15-20 साल से ये वो बना रहा है प्लान, जो है उसने सब पूरे अफ्रीका में हर जगह इस पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर रखा है। तो अमेरिका खुद डिपेंडेंट है इसके ऊपर, चाइना सप्लाई के ऊपर। सेमीकंडक्टर जो है ताइवान के अलावा चाइना से आता है, और ये स्मार्टफोन वगैरह, तो जितना रेयर का वो है, चाइना अगर उस पर ये रोक दे तो अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा रियली। और अमेरिका जो है एंड में चाइना से आई ब्लिंक करेगा और एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें चाइना जो है डिक्टेट करेगा टर्म्स जो है। और जो ट्रेड नहीं है, बार बार आता है ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, है डेफिसिट, लेकिन हम देखिए एक्सपर्ट को नहीं मालूम, वो समझते हैं कि गुड्स जो है एक्सचेंज हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, उसमें अमेरिका ने जो है एक्सपोर्ट कम किया, चाइना ने बहुत किया। चाइना तो बहुत चालू मुल्क है, कनिंग मुल्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 इसमें वजूहत है। वो जेफरी सैक्स या कोई इकोनॉमिस्ट, मैं भी वही पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल इकोनॉमी पिछले 35 सालों से। तो क्या है साहब, उसमें हम 1-2 चीज अमेरिका प्रोपेगेंडा मिस करता है, उसमें नहीं बताता लोगों को कि ट्रेड में सिर्फ गुड्स ट्रेड नहीं होता, इनविजिबल ट्रेड होता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये जो है ना, पेटेंट राइट, ये सब भी एक्सचेंज होता है। तो ये उसमें नहीं होता, समझा आपने। ये ट्रम्प नहीं देख रहा है, सिर्फ वो ट्रेड देख रहा है। वो कह रहा है, अच्छा साहब, लिसोथो एक मुल्क है साउथ अफ्रीका में, बहुत छोटा, कह रहा है उसके साथ हमारा ट्रेड जो है वो डेफिसिट है, क्योंकि लिसोथो जो हमको बेचता है, वो क्या बेचता है, काफी छोटे छोटे रॉ मटेरियल बेचता है। उसे जबरदस्ती कहता है अमेरिकन सामान खरीदो। अमेरिका तो लो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बेचता, हाई मैन्युफैक्चरिंग बेचता। अब जबरदस्ती उनसे वो बोइंग खरीदे उधार लेकर के, मतलब कि रिकॉलोनाइज करें उसको, फिर जो है फिर उधार दे पैसा, फिर उस पर कब्जा करें। तो ये बहुत ही डेंजरस ये है। तो साउथ, ये जो है चाइना जो है, इसमें चाइना जो है, और ये चाइना इनको जो है, चाइना चूंकि चाइना ने अल्टरनेटिव बना रखा है, उसने डाइवर्सिफाई इकोनॉमी कर रखा है। आज के 10 साल पहले चाइना इकोनॉमी 20% अमेरिका के ऊपर थी, आज जो है बहुत ही कम है, सॉरी 25 से ज्यादा थी, अब बहुत ही कम है। तो अगर अमेरिका ने बंद भी कर दिया तो चाइना को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2008 में चाइनीज इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, अब जब जैसे हुआ तैसे उन्होंने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, तो चाइना को उससे कोई नुकसान बहुत नहीं हुआ, बल्कि उसका फायदा हुआ, वो सॉवरेंटी उनकी बढ़ गई, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ गई। तो मुझे लगता है ये है कि प्रोटेक्शनिज्म जो है लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, पूरी इकोनॉमी जो है अच्छी कैसे नहीं होती। अब देखिए उन्होंने लगाया इंडिया के ऊपर 20%, पहले 29% लगा, फिर 20 किया,
मोदी गया उसके बाद वापस आए तो 10% अब उन्होंने कर दिया, चूंकि खुद ही जो है इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, चूंकि अमेरिकन कंपनी जो इंडिया में है उनका बढ़ जाएगा, टैरिफ तो उसी पे लगेगी जो इंडिया से जाएगा, अमेरिकन इकोनॉमी अमेरिकन उसमें तो बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे असेंबलिंग जो करेंगे तो उन्हीं का प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसलिए जो है टैरिफ बार बार वो चेंज कर रहे हैं, समझा आपने। जी जी तो खुद ही जो उन्होंने इम्पोज किया उसी वो नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, वो बार बार खुद ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलती से लगा दिया। उन्होंने कैसे लगा दिया, उन्होंने बिना कोई समझे सूझे, कुछ ऐसे आइलैंड है वहाँ, ईस्टर आइलैंड है साउथ अमेरिका के पास, उस पे लगा दिया, उस पे सिर्फ पिंगुइन रहती है, उन्होंने वहाँ भी टैरिफ लगा दिया, समझे। जी जी, ये हुआ है बिल्कुल, जी हुआ है। जी हुआ है, हाँ बिल्कुल। उन्होंने लगा दिया हर जगह टैरिफ। और दूसरा जो आपने मेक्सिको वाले वर्कर्स की बात की ना, जी। तो वो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं, हाँ उन्होंने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है, जिस तरह आप पहले भी हम बैठे हुए थे बात कर रहे जी थे, जी कि उनका जो जो इकोनॉमी है तो वो इंडिया से भी ज्यादा है एक स्टेट की, हाँ जी ठीक। जी उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा शेयर जो मैक्सिकन वर्कर हैं तो उनका है, तो अगर इनको आप निकालेंगे तो फिर समझिए कि हम आपके मुल्क से भी निकल जाएंगे, अगर आपने हमें प्रेशराइज किया, क्योंकि सारे वर्कर ही वहीं से है ना, मैक्सिको के। तो इस तरह की सूरत हाल है, बाज़ दफ़ा वो भी पॉपुलिस्ट जो लीडर होते हैं कोई स्टेप्स ले लेते हैं, बैकआउट करना पड़ता है। जी जी उनको बैकआउट करने तो में थैंक यू, कंक्लूड। ए- जी जी हाँ ठीक। उनको बैकआउट करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती बेसिकली, तो चूंकि वो जो पॉपुलिस्ट हूँ या जो किसी कौम के इंटरेस्ट के हवाले से कोई भी फैसला, और अगर उनको रियलाइज हो कि ये गलत हो गया तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो कोई फ्यूडल नहीं होते जी जी कि वो बजिद हो जाएं और फिर पूरी कौम को उस आग में झोंक दें। जी लेकिन क्योंकि ट्रम्प ने तो पहले ही कहा था ना कि ये हम खुद से लगा रहे हैं, लेकिन ये निगोशिएटेबल है, आप नेगोशिएशन करें हम इसमें कमी पेशी करेंगे। यानी आप बिल्कुल ही जो अमेरिकन इकोनॉमी को या अमेरिका को अपने ही बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से अमेरिका की जो मुश्किलात या मसाइब हैं, तो मैं कोई अमेरिका की वकालत नहीं कर रहा हूँ। देखें, बात यह है ना कि हमारे इस एजेंडे की वजह से क्या हुआ कि हर थर्ड वर्ल्ड का बंदा जमीन बेच के, तो चाहे एजेंट मिले, किश्ती मिले, कार मिले, और एक बहुत ही सूडो किस्म की, देखा, एक होती है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन के नतीजे में आप जब मिडिल क्लास बनते हैं तो आपका मिडिल क्लास वाला रोल होता है, और जिस वक्त आप फॉरेन रेमिटेंस पीछे फैमिलीज को भेज के तो एक मिडिल क्लास फैमिली बनाते हैं, उन चूंकि वो किसी खुद से किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हिस्सा लेके एवोल्यूशनरी प्रोसेस में मिडिल क्लास नहीं बने, बल्कि अमेरिका से आपने $1000 भेजा, वो वहां ट्रांसलेट होकर 6 लाख या 3 लाख बन गया। तो नतीजा ये है कि वहां उस मिडिल क्लास का वो जो क्लासिकल रोल होना चाहिए, जो डिफाइन है सोशियोलॉजी के अंदर कि मिडिल क्लास क्या क्या काम करती है, मिडिल क्लास किसी सोसाइटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आज सब लोग जो है ना, एक अखबार लेके एक टाउन से दूसरे टाउन में जाते हैं, एक कोई प्रोटेस्ट होता है उसमें तकरीर करके फिर वापस अपनी ही वीडियो को रिवर्स करके फिर सुनते हैं कि मैंने जो बात की है, फिर दूसरी की तरफ देखते हैं कि मैंने अच्छी बात की है। यानी उसका वहाँ की पॉलिटिकल चेंजेस में, वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में उसका कोई हिस्सा नहीं, सारे बैठे रहते हैं कि भाई साहब किसी एजेंट के पास पैसे जमा करा देंगे। तो ये एक जो माइग्रेशन इस वजह से हुई, लोगों ने अपनी ज़मीनों पे, अपने इलाकों पे, अपनी जो दीगर मसाइल थे उन पे तवज्जो देने के बजाय वो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गिरवी रख दी है ह्यूमन स्मगलरों के पास, पर कई लोग इस अमल में मर भी गए। तो इसका एक अगर कोई तरक्की किसी खित्ते के अंदर, किसी अपनी मार्केट डेवलप नहीं होगी, अपनी इंडस्ट्री नहीं आएगी, तो ये तो हल नहीं है ना। अब फर्ज करें कि मैक्सिको का वर्कर किसी एक फैक्ट्री में जाके उस मुल्क को तो प्रॉस्पर करता है, जैसे बरतानिया ने बहुत सारे इमिग्रेंट से वो काम करवाए जो नॉर्मली बरतानिया का अपना शहरी नहीं करता, या कई एक मुल्क ऐसे स्विस में भी ले लें, कहीं एक लोग हैं वो नाइट जॉब नहीं करते स्विस। नहीं वो तो ठीक है। तो सॉरी मैं कट शॉर्ट टू बी ब्रीफ कि बहरहाल इसके कुछ अच्छे पहलुओं पे भी तवज्जो दें कि अगर
हमारे अपने खितों के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ती है तो उससे हमारे माशरों के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और लोगों का अपनी मैशियतों पे उनका दारोमदार और बढ़ेगा। वो हमेशा जो है वो हिजरतों का एजेंडा लेके रात को सोएंगे जी और सुबह उठ के फिर निकलेंगे कि हमारी हिजरत का सफर कब स्टार्ट होगा। जी तो बिल्कुल ये आपकी एक बात पूरी से आपका था ना इंडिया, अब इंडिया से ही कितने लोग, अमेरिका ने कितने लोगों को डिपोर्ट किया और बहुत ही इनह्यूमन तरीके से। जी 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 बिल्कुल वो तो सही है। उससे आप अंदाजा कर उस- सकते हैं हुक्मरानों के जो बुलंद मांग दावे हैं हम्म, वो कितने बीच चौराहे आके नंगे हो जाते हैं कि जब है लोग कहते हैं गुजरात से, वो पहले हमें गुजरात मॉडल बनाया जाता था, क्यों जी पूरी दुनिया से लोग गुजरात मॉडल को देखने के लिए आते हैं और यहाँ से सीखने के लिए आते हैं। पता चला कि गुजरात वाले तो अपने रूह और तन के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए इलीगली अमेरिका पहुंच गए और वहां उन्होंने उनको हथकड़ियां लगा के तो वापस उस मुल्क में भेजा। तो ये ठीक है, मैं समझता हूँ इसी कि पे कंक्लूड करते हैं। इस अमल से ठीक कम है, से कम बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, शोक साहब आपका, यासर भाई आपका, ताहिर साहब आपका आपका। सुनने का तो आपने हमारा साथ दिया, डिबेट को जिंदा रखा। तो एनर्जी होती है ना वो, आप हमारे साथ रहे, तो बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तो फुली इस डिबेट से जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं शौकत साहब की हैं, तो इससे आपने यकीनन नई चीज़ें सीखी होंगी। और हमारी एक ये कोशिश है कि दुनिया में जो हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और ये जो ट्रेड वार है, दूसरी जंगें हैं, इसका हर इंसान पे, दुनिया में चाहे वो इंसान किसी भी खित्ते में बसता हो, उस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके असरात उस पे पड़ते हैं। तो लिहाजा हमें अवेयर होना चाहिए कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, आगे क्या होने जा रहा है, दुनिया का इकानमी का क्या होगा। क्योंकि इकानमी जिस तरह आपने पहले इंट्रो में बताया कि किसी भी मुल्क, किसी भी कौम, किसी भी फैमिली, किसी भी पार्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बैकबोन होती है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक पे आज गुफ्तगू की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर साहब, करीम सिद्दीकी साहब, सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, यासर अरफात साहब, टिक्का ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।